Hello students, welcome to you Government Commerce College, BCom Part 2nd, EAFM Paper 2nd, Financial Management, Elements of Financial Management एंड चैप्टर है वित्तीय विवरण। अनुसूची 3 के अनुसार सब पॉइंट नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वित्तीय विवरणों की प्रकृति। वित्तीय विवरण जो होते हैं उनकी क्या प्रकृति है, इसके बारे में हमें अध्ययन करना है। तो वित्तीय विवरण संस्था द्वारा दी गई प्रगति का प्रबंध को सामयिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए तैयार किए जाते हैं। इनमें व्यवसाय की आर्थिक स्थिति व विचाराधीन अवधि में प्राप्त परिणामों की जानकारी मिलती है, किंतु इन विवरणों में प्रदर्शित मूल्य कभी भी चालू मूल्य अथवा वास्तविक मूल्य को नहीं दर्शाते हैं, क्योंकि वित्तीय विवरण ऐसे समंकों से तैयार किए जाते हैं जो व्यवसाय परंपरा से संबंधित लिपिबद्ध तथ्य, लेखांकन तकनीक की सुविधा हेतु अपनाई गई परंपराओं, सिद्धांत एवं मान्यताएं तथा परंपराओं और सिद्धांतों को लागू करने में प्रयुक्त व्यक्तिगत निर्णय से प्रभावित होते हैं। इस प्रकार वित्तीय विवरणों में प्रदर्शित आंकड़े, लिपिबद्ध तथ्य, लेखांकन परंपराओं तथा व्यक्तिगत निर्णयों के सामूहिक परिणाम होते हैं, जैसे कि इस प्रकार से आगे बताया जाता है। लिपिबद्ध तथ्य में क्या होते हैं? हिसाब किताब की पुस्तकों, लेखांकन अभिलेख में लिखे गए लेन देन लिपिबद्ध तथ्य कहलाते हैं, क्योंकि जो ही कोई लेन देन होता है उसका लेखा उसी समय इन पुस्तकों में कर दिया जाता है। वित्तीय विवरणों की रचना इन्हीं पुस्तकों अथवा प्रतिवेदन अथवा अभिलेखों के आधार पर होती हैं। इनमें दिखाई जाने वाली मदें लिपिबद्ध तथ्यों के आधार पर होती हैं। अतः इन मदों में हस्ताक्षर, रोकड़, बैंक शेष, देनदार, प्राप्त विपत्र, स्थायी संपत्तियों की लागत, लेनदार देय विपत्र, क्रय विक्रय, मजदूरी, किराया आदि प्रमुख हैं। ऐसे तथ्य या मदें जो लेखांकन अभिलेखों में नहीं मिलते हैं, वित्तीय विवरणों में नहीं दिखाए जाते हैं, चाहे वे कितने ही महत्वपूर्ण क्यों न हो। उदाहरण के लिए किसी स्थायी संपत्ति का लेखा पुस्तकों में लागत मूल्य पर ही किया जाता है, अतः उसका बाजार मूल्य या प्रतिस्थापित मूल्य चिट्ठे में नहीं दिखाया जाता है। लेखांकन परंपराएं, अकाउंटिंग कन्वीनियंस क्या होती हैं? वित्तीय लेखांकन संबंधी अनेक सिद्धांतों, अवधारणाओं तथा परंपराओं पर आधारित होते हैं, जैसे चालू व्यवसाय अवधारणा, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट के आधार पर संपत्तियों को बाजार मूल्य पर न दिखाकर लागत अथवा लागत में ह्रास घटाकर दिखाया जाता है, क्योंकि व्यापार यह मानकर किया जाता है कि इन संपत्तियों को बेचा नहीं जाएगा, बल्कि इनका उपयोग भविष्य में आय अर्जन हेतु दीर्घकाल तक किया जाता रहेगा। नंबर 2 है मौद्रिक माप अवधारणा, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट के आधार पर अमौद्रिक घटक जैसे प्रबंध की कुशलता व कर्तव्यपरायणता, जिसका व्यवसाय के लाभ पर बहुत प्रभाव पड़ता है, वित्तीय विवरण में नहीं दिखाए जाते हैं। नंबर 3 सतर्कता परंपरा, कन्वीनियंस ऑफ कन्वर्सेशन के अनुसार संभावित दायित्वों एवं हानियों के लिए आयोजन बनाए जाते हैं, जैसे बैड डेब्ट्स होते हैं और इनके लिए आयोजन बनाए जाते हैं कि यदि ये डूब जाएंगे तो इनको भरपाई कैसे की जाएगी। ऐसे ही वसूली सिद्धांत, रियलाइजेशन पोस्टुलेट के आधार पर किसी विशेष तिथि को समाप्त होने वाली अवधि के लिए आय का निर्धारण किया जाता है। ये लेखांकन अवधारणाएं एवं परंपराएं वित्तीय विवरणों के प्रस्तुतिकरण में बाधक होती हैं, क्योंकि आज की बदलती हुई परिस्थितियों में ये सराहनीय प्रतीत होने लगी हैं। उसके बाद आता है व्यक्तिगत निर्णय, पर्सनल जजमेंट। लेखांकन अवधारणाएं एवं परंपराएं लेखापाल के लिए पथ प्रदर्शन का कार्य करती है, किंतु फिर भी इन अवधारणाओं एवं परंपराओं का प्रयोग उसके व्यक्तिगत निर्णय पर निर्भर करता है। जैसे स्थायी संपत्तियों पर मूल्य ह्रास लागत मूल्य पर लगाया जाता है, किंतु ह्रास के लिए कौन सी विधि, स्थायी किस्त, घटती दर या सेवा इकाई तथा किस दर का प्रयोग किया जाए,
यह लेखापाल के व्यक्तिगत निर्णय पर निर्भर करता है। इसी तरह स्कंद मूल्य की विभिन्न विधियों जैसे लीफो, फीफो, औसत, डूबत व संदिग्ध ऋणों के लिए आयोजन की दर, किसी मद का पूंजी व आगम में विभाजन, स्थगित व्ययों के अपलेखन की राशि आदि के मामले में लेखापाल का व्यक्तिगत निर्णय ही सर्वोपरि रहता है। इस तरह लिपिबद्ध तथ्य लेखांकन परंपराओं एवं व्यक्तिगत निर्णय का सामूहिक प्रभाव यह होता है कि वित्तीय विवरण चालू आर्थिक मूल्यों को प्रदर्शित नहीं करते, केवल बाहरी व्यक्तियों की सूचनार्थ अंतरिम प्रतिवेदन का कार्य करते हैं। अब हमारे पास आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज, कंपनियों के वित्तीय विवरण। वित्तीय विवरण में दो मूलभूत वित्तीय विवरण अर्थात चिट्ठा एवं लाभानी का विवरण, बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सम्मिलित किया जाता है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 129 के अनुसार कंपनी संचालकों को चिट्ठा तथा लाभानी का विवरण वार्षिक साधारण सभा में अंशधारियों की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य है। वित्तीय विवरणों के साथ कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 के अंतर्गत अंकेक्षकों का प्रतिवेदन तथा धारा 134 के अंतर्गत संचालकों का प्रतिवेदन भी संकलन करना अनिवार्य है। इसी तरह धारा 129 के अनुसार चिट्ठे द्वारा कंपनी की वित्तीय स्थिति का सच्चा एवं सही चित्र, ट्रू एंड फेयर डायग्राम प्रेजेंट किया जाना चाहिए, या फिर ये कहे कि सभी संबंधित सूचनाएं इस प्रकार से प्रकट की जानी चाहिए कि कंपनी की वित्तीय स्थिति एवं व्यावसायिक क्रियाओं का परिणाम ठीक से प्रदर्शित हो सके। नीचे इस प्रकार से कुछ विवरण भी बताए गए, जैसे चिट्ठा एवं लाभानी का विवरण के बारे में। अनुसूची 3 के अनुसार कंपनी के वित्तीय विवरण इस प्रकार से होते हैं, जैसे एक कंपनी के वित्तीय विवरण अर्थात चिट्ठा एवं लाभानी खाता कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची 3 के भाग 1 एवं 2 के अनुसार तैयार किए जाते हैं। यह अनुसूची 1 अप्रैल 1 अप्रैल 2014 से प्रारंभ होने वाली अवधि के लिए बनाए जाने वाले वित्तीय विवरणों, चिट्ठा एवं लाभानी विवरण पर लागू होती हैं। या फिर दूसरे शब्दों में ये कहा जाता है कि लेखांकन वित्तीय वर्ष 2014-15 या उससे आगे के वर्षों के लिए चिट्ठा एवं लाभानी खाता अनुसूची 3 के अनुसार तैयार किया जाएगा। इस अनुसूची 3 का विवेचन करने निम्न प्रकार किया जा सकता है, जैसे अनुसूची 3 के अनुसार चिट्ठा केवल उद्ग्र या प्रतिवेदन, वर्टिकल और रिपोर्ट फॉर्म जिसमें ऊपर से सबसे ऊपर क्षमता एवं दायित्व, इक्विटी एंड लायबिलिटीज तथा बाद में नीचे संपत्तियों को दर्शाया जाता है में ही तैयार किया जाएगा। अनुसूचित 3 में लाभानी खाते के लिए उद्ग्र वर्टिकल प्रारूप में निर्धारित किया गया है, जिसका शीर्षक लाभानी का विवरण स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रखा गया है। कंपनी अधिनियम 1956 की धारा की अनुसूची 6 में लाभानी खाते का कोई निर्धारित प्रारूप नहीं था। और अंत में है चिट्ठे एवं लाभानी विवरण के प्रत्येक शीर्षक में सूचना को अनुसूचियों शेड्यूल्ड के स्थान पर लेखा टिप्पणियाँ नोट्स टू अकाउंट में दर्शाया जाता है। इस प्रकार अनुसूचियों शेड्यूल्ड की अवधारणा मान्य नहीं है, इसी जगह लेखा टिप्पणियों को मान्यता दी गई है। अब आता है हमारे पास में क्लासिफिकेशन ऑफ बैलेंस शीट। चिट्ठा का विवरण किस प्रकार से होता है। चिट्ठा वित्तीय विवरणों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण विवरण होता है। इसे सामान्यतः एक आर्थिक चिट्ठा, वित्तीय स्थिति का विवरण, संपत्तियों दायित्वों का विवरण, साधनों एवं दायित्वों का विवरण, संपत्ति दायित्वों एवं स्वामियों का कोषों का विवरण आदि नामों से पुकारा जाता है। चिट्ठा व्यवसाय में एक निश्चित समय बिंदु पर संपत्तियों, दायित्वों, स्वामियों के हित संबंधी सूचना को दर्शाता है। जैसे 31 मार्च 2015 को बनाया गया किसी संस्था का चिट्ठा इस विशेष स्थिति को संस्था की वित्तीय स्थिति प्रकट करता है। इस प्रकार चिट्ठा किसी निश्चित तिथि पर एक व्यवसाय की वित्तीय स्थिति का विवरण है, जिसमें इसकी संपत्तियां, दायित्व, पूंजी, संचय एवं अन्य खातों के शेषों को उनके पुस्तक मूल्य पर दर्शाया जाता है। इसमें ऊपर क्षमता एवं दायित्व, नीचे विभिन्न संपत्तियों दर्शाई जाती है, जिसमें
जिससे ऊपर एवं नीचे का योग बराबर हो जाता है। इसलिए दायित्वों एवं संपत्तियों के स्वत्व समता तथा संपत्तियों के विवरणों को सामान्य चिट्ठे के रूप में दर्शाया जाना चाहिए। या फिर दूसरे शब्दों में, चिट्ठा किसी निश्चित तिथि पर व्यवसाय की वित्तीय स्थिति का आशु चित्र है। संस्था के लिए चिट्ठे द्वारा 3 बातें महत्वपूर्ण होती हैं। संस्था की स्थिति की जानकारी। चिट्ठा स्वामियों एवं व्यक्तियों को संस्था की स्थिति अर्थात संस्था की संपत्तियों एवं उनके विरुद्ध दावों की सूचना देता है तथा प्रबंधकीय नीतियों के आर्थिक परिणामों को दर्शाता है। नंबर 2, तरलता स्थिति की जानकारी। चिट्ठा संस्था की तरलता स्थिति को भी प्रकट करता है। तरलता से आशय संस्था द्वारा उसके ऋणों को देय होते हैं भुगतान करने की क्षमता से है, जो कि शुद्ध चालू संपत्तियों चालू दायित्वों का अंतर द्वारा चिट्ठे में जानी जा सकती है। इस प्रकार नंबर 3, शोधन क्षमता की जानकारी। चिट्ठा संस्था की शोधन क्षमता अर्थात दीर्घकालीन ऋणों के भुगतान की क्षमता की भी जानकारी देता है। संस्था की शोधन क्षमता का माप कुल संपत्तियों कुल दायित्वों से अनुपात अथवा ऋण क्षमता अनुपात से किया जा सकता है। ऋणों का उच्च अनुपात संस्था की शोधन क्षमता को खतरे में डाल देता है। चिट्ठी का प्रारूप फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट। गैर निगमीय और निगमीय। तो गैर निगमीय क्या होता है? नॉन कॉर्पोरेट संस्था यथा एकाकी तथा साझेदारी व्यवसायों के लिए चिट्ठे का कोई पूर्व निर्धारित प्रारूप नहीं होता है, परंतु संपत्ति एवं दायित्वों को या तो तरलता लिक्विडिटी क्रम में लिखा जाता है या स्थायित्व के आधार पर लिखा जाता है। तरलता में चालू संपत्तियों को पहले तथा स्थायी संपत्तियों को बाद में लिखा जाता है। इसी प्रकार जिन दायित्वों का भुगतान सबसे पहले करना होता है उन्हें सबसे पहले दिखाया जाता है और जिनका भुगतान बाद में करना होता है उन्हें बाद में लिखा जाता है। स्थायित्व क्रम में संपत्ति एवं दायित्वों को तरलता क्रम में विपरीत रख के लिखा जाता है। ऐसे हम चिट्ठे के प्रारूप का अध्ययन भी किया जा सकता है। निगमीय चिट्ठा कॉर्पोरेट बैलेंस शीट संस्थाओं अर्थात कंपनी की दशा में प्रकाशित वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची 3 भाग 1 के अनुसार उद्ग्र प्रतिवेदन वर्टिकल और रिपोर्ट प्रारूप में ही प्रस्तुत किए जाते हैं। इसमें संपत्तियां नीचे से नीचे तथा संपत्तियों के अर्थ प्रबंधन के साधन अर्थात समता एवं दायित्व ऊपर दर्शाए जाते हैं। इनमें चालू वर्ष के आंकड़ों के साथ साथ गत वर्ष के आंकड़ों में भी दिए जाते हैं। तो बैलेंस शीट बनाने के कुछ निर्देश भी दिए गए हैं। चिट्ठा तैयार करने हेतु सामान्य निर्देश जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट। किसी संपत्ति को चालू संपत्ति तब माना जाएगा जब वह कुछ शर्तों को पूरा करती हो, जैसे यह कंपनी के सामान्य परिचालन चक्र अवधि में वसूली योग्य है अथवा बिक्री या उपयोग के लिए निर्दिष्ट है या अलग कर दी गई है। इसे मुख्यतः व्यापार के लिए रखा गया है। इसकी प्रतिवेदन तिथि के 12 मास पश्चात वसूल किए जाने की अपेक्षा है, जब तक कि इसका विनिमय प्रतिबंधित न हो। यह नकद या नकद तुल्य है अथवा इसका उपयोग प्रतिवेदन तिथि के पश्चात कम से कम 12 माह के लिए किसी दायित्व के समाधान में किया जाता है। परिचालन चक्र प्रक्रिया हेतु संपत्तियों की अवधि अवाप्ति तथा उनके नकद या नकद तुल्य में वसूली के मध्य का समय है, जहां सामान्य परिचालन चक्र अवधि की पहचान नहीं की जा सकती, वहां इसे 12 माह की अवधि माना जाता है। नंबर 3, किसी दायित्व को चालू दायित्व कब माना जाए? जब वो कुछ शर्तें इस प्रकार से पूरी करे तो कंपनी के सामान्य परिचालन चक्र में इसका निपटारा किए जाने की आशा की जाती है। नंबर 2, इसे मुख्यतः व्यापार करने के उद्देश्य से रखा जा गया है। नंबर 3, इसका निपटारा प्रतिवेदन तिथि से 12 माह पश्चात किया जाना है। और नंबर 4, कंपनी के पास प्रतिवेदन तिथि के पश्चात कम से कम 12 माह के लिए दायित्व के समाधान को स्थापित करने का बिना शर्त अधिकार नहीं है।
किसी दायित्व का प्रतिपक्षकार की इच्छा पर समता प्रलेखों के निर्गमन द्वारा निपटारा या उसके वर्गीकरण को प्रभावित नहीं करेगा। किसी प्राप्य रिसीवेबल्स को व्यापार प्राप्य ट्रेड रिसीवेबल तब माना जाएगा जब वह सामान्य व्यवसाय संचालन में बेचे गए माल अथवा दी गई सेवाओं के बदले में देय राशि के संबंध में है। किसी देय पेबल को व्यापार देय ट्रेड पेबल तब माना जाएगा जब वह सामान्य व्यवसाय संचालन में क्रय किए गए माल अथवा प्रदत्त सेवाओं के बदले सौदे राशि से संबंधित है। विविध व्ययों का लेखांकन प्रमाप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 AS 16 के अनुसार ऋण लेने की लागतें, बोरोइंग कोस्ट तथा ऋण से संबंधित शोधन पर बट्टा या प्रीमियम ऋण की अवधि में अपलिखित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त अंश निर्गमन व्यय, अभिगोपन कमीशन, उधार लेने पर बट्टा या प्रीमियम आदि को विशेष प्रकृति की मदें होने के कारण अमूर्त संपत्तियों अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के क्षेत्र से बाहर रखा गया है। इन मदों को इनके लाभ की अवधि क्रम से 3 से 5 वर्ष के भीतर अपलिखित किया जा सकता है। ICAI द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार इन मदों के अपलिखित न किए गए शेष को संपत्ति पक्ष में अनमोटराइज्ड एक्सपेंसेज के रूप में दिखाया जाता है। इनमें अगले 12 माह में अपलिखित की जाने वाली राशि अदर करंट एसेट्स में तथा 12 माह पश्चात अपलिखित की जाने वाली राशि अदर नॉन करंट एसेट्स में लिखा जाता है। लेखांकन प्रमाप 26 AS 26 के अनुसार प्रारंभिक व्ययों को उस अवधि में उसी वर्ष अपलिखित किया जाएगा जिस वर्ष के होते हैं। थैंक यू, आज इतना ही।